So hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll be discussing the summary of Unit 5 of the Indian Contract Act, which is breach of contract and its remedies. So अगर कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देती है तो जो दूसरी पार्टी है उसे भी अपनी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर जो भी उसको लॉस या डैमेज हुआ है उसके कॉम्पनसेशन के लिए वो सवाल उठा सकती है दूसरी पार्टी पे. नाउ damages for breach of contract must be such loss or damage as naturally arise in the usual course of things or which had been reasonably supposed to have been in contemplation of the parties when they made the contract as a probable result of the breach. अब damages जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो usual course of events में हो रहे हैं तो वो ordinary damages हैं, या वो वाले damages भी हो सकते हैं जो आप पहले से ही दूसरी पार्टी को बता देते हैं कि ये probable result होगा breach से. ठीक है, तो वो आपके special damages हो जाएंगे. तो इस वाले पॉइंट में जो बात हुई है वो ये ordinary और special damages की. Now any other damage are said to be remote or indirect डैमेजेस. इसके अलावा कोई भी अगर डैमेजेस हैं तो वो रिमोट या फिर इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं, हेंस आप उनको नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट हैं. डायरेक्टली अगर आपने कोई लॉस होता है तो वो यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स का आपको लॉस है, उसकी आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी. अगर आप पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसकी वजह से ब्रीच की वजह से आपको ये लॉस हो सकता है तो वो स्पेशल डैमेज आप भी तब भी ले सकते हैं. बट इनडायरेक्टली अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस के लिए आप कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते हैं. Now let's understand this through a chart. Remedies for breach of contract are available, जिसमें आपको कुछ remedies मिलती हैं. suit for damages, recession. suit for damages में आपके different kinds of damages आ सकते हैं monetary compensation के. सबसे पहले ordinary damages जो कि सिर्फ actual loss के लिए ही आप देते हैं, कोई भी indirect या remote loss नहीं होता है. special damages जो उस टाइम पर डिसाइड होते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है. exemplary damages सिर्फ दो केस में मिलते हैं, जब आप ब्रीच होता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की, और दूसरा जब लॉन्गफुट डिसऑनर हो जाता है चेक का किसी बड़े ट्रेडर का. नॉमिनल डैमेजेस सिर्फ नाम वाले हमारे डैमेजेस हैं जिसमें कोई लॉस नहीं होता है बट आपको देना पड़ता है थोड़ा बहुत अमाउंट, जो कि 1 रुपी भी हो सकता है और 10 पैसे भी हो सकता है. नाउ डैमेजेस फॉर डिट्रॉयशन कॉज बाय डिले, जिसमें अगर कोई फिजिकल डैमेज होता है तो उसके लिए भी आप पे करेंगे, और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय सेल होती है उसके लिए भी आप पे करेंगे. और फिर लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी. अगर आपका लिक्विडिटी डैमेजेस आपने एक प्री एस्टिमेट अमाउंट लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आपके लिक्विडिटी डैमेजेस हैं, बट अगर आपने एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट अमाउंट डाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में एज अ कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच तो वो पेनल्टी है. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है एज पर द इंग्लिश लॉ एंड एज पर द इंडियन लॉ. दूसरी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं. रिसेशन इज अ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कि आपने भी मना कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. नाउ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब डैमेजेस एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं होते हैं तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं जो आपने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मांगी थी. सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है? सूट फॉर इंजंक्शन एक इंजंक्शन ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा जिसमें आप एक पार्टी के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि एक्सप्रेसिवली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो नहीं कर सकती है. ठीक है, तो वो आपके लिए शूट फॉर इंजंक्शन हो जाएगा. क्वांटम मेरिट इज एज मच एज अर्नड, कि एक पार्टी ने जितना काम कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वो डिविजिबल है, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो जितना उसने काम कर लिया है उस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उस काम के लिए वो रेम्यूनरेशन आपको देनी ही पड़ेगी. ठीक है, क्वांटम मेरिट के हमने अभी पिछली वीडियो में अपने केसेस पे डिस्कस करे थे कि अगर ऐसी एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी रेम्यूनरेशन आपने डिसाइड नहीं करी है तो उस केस में क्वांटम मेरिट हमारा एप्लीकेबल होता है कि जितना काम उसने कर लिया है उतने काम के आपको पैसे उसको पे करने ही पड़ेंगे. दैट इज एज मच एज इज अर्नड. So this was all about the summary of the Unit 5 of Indian Contract Act. I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this video.